हेलो बच्चों, कैसे हो। आई होप एवरीवन इज फाइन, फिट, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं भी ठीक ठाक हूँ। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रही है आगे पीछे। अभी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, इसीलिए अभी मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता हूँ कभी कभार। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने छोड़ा था यहाँ पर, बहुत दिन से नहीं मिला था, इसलिए अभी नया सेशन स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट पे 15वां लेक्चर हम लोग का ब्रेड्स रूल। आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ब्रेड्स रूल, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी पढ़ने जा रहे हैं। समय ना वेस्ट करके सीधी बात, नो बकवास। व्हाट इज सर ब्रेड्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सुनिए, व्हाट इज ब्रेड्स रूल सर। ब्रेड्स रूल हमें ये बता, देखो हम लोगों के पास अभी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी भी हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ही पढ़ेंगे, लेकिन जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है, इसमें जो ब्रेड्स रूल है ना, ये सबसे बहुत अनिवार्य, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ पता भी चलेगी कि ब्रेड्स रूल हमको क्या बताता है। ये बताता है कि इफ bridgehead atoms, if bridgehead atoms are present, मतलब अगर bridgehead atoms present होते हैं and number of carbon atoms in polycyclic ring, monocyclic नहीं है बच्चों, polycyclic बोला, in polycyclic ring is greater than 8, then the bridgehead atoms can show sp2 systems. They can show definitely sp2 systems, ये दिखा सकते हैं। बट इसके अनिवार्य और इसका उल्टा क्या है? if number of carbon atoms is less than 8, अगर 8 से कम है, then 8 या 8 से कम है, then the bridgehead atoms cannot have sp2, इसका मतलब है कि अगर पॉलीसाइक्लिक रिंग है बच्चों, और पॉलीसाइक्लिक रिंग में 8 से ज्यादा कार्बन्स है, तो वो जो ब्रिजहेड एटम्स होंगे उसमें आपको प्लेनरिटी, आप उसको मिल सकते हैं, आपको प्लेनरिटी, आपके पास sp2 के करेक्शंस मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज लेस देन और इक्वल टू 8, देन द ब्रिजहेड एटम्स कैन नॉट हैव sp2। अब दूसरा पॉइंट ये आ गया, सर ब्रिजहेड का मतलब बताते हैं कौन सी बड़ी बात है, हम लोग बताते हैं। तो ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिजहेड एटम्स। अब ब्रिजहेड एटम्स का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं ऐसे सिस्टम दिखा रहा हूं, ये एक मोनोसाइक्लिक रिंग है बच्चों, लेकिन इस मोनोसाइक्लिक रिंग में मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, एक ऐसा चीज ज्वाइन कर दी। अब मैं पूछता हूं, ये वाले ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ ब्रिजेस है, यहां से 1 2 3 4, ये एक ब्रिज हो गया बेटा, यहां से 1 2 3, ये एक ब्रिज हो गया, 1 2 3 4, ये एक ब्रिज हो गया। तो कितने ब्रिज दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 ब्रिजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और 3 ब्रिज होने के कारण सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 ब्रिज होने के कारण सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 ब्रिज होने के कारण सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहा बच्चों कि अगर 3 ब्रिज एटम्स है तो क्या होगा। तो हम लोग को यहाँ ये जो एटम्स है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रिजहेड एटम्स। खाली इसको भी नहीं बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? ब्रिजहेड एटम्स। और ये जो ब्रिजहेड एटम्स है हमारे, ये these must not be sp2 if carbon number is less than or equal to 8, can be sp2, ये can be sp2, they can be sp2 if carbon is greater than 8। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया अभी कि सर ब्रिजहेड एटम जो है, ये वाला जो कार्बन एटम है और ये वाला जो कार्बन एटम है, या कोई दूसरा एटम ही क्यों ना, वो आपका sp2 नहीं बन सकता अगर कार्बन के नंबर 8 या 8 से कम हो, लेकिन अवश्य वो क्या बन सकता है, वो sp2 बन सकता है अगर 8 या 8 से ज्यादा हो।
जैसे बहुत ही प्रैक्टिकली दिखाते हैं ये sp2 क्यों नहीं बन सकता, एक बीच में क्वेश्चन आता है इससे क्यों नहीं बन सकता। मान लीजिए आपको जब हम लोग sp2 पढ़ाते हैं, कोई बच्चा को अगर sp2 वर्ड अगर सुनने में आए बच्चा को ये कंफ्यूजन होती है कि सर ये sp2 का अर्थ क्या है, बता दो बेटा। sp2 का अर्थ होती है ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है, अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये पक्का पक्का क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर अगर ये है तो क्या होगा बच्चों, थोड़ा कंफर्मेशन ले लीजिए, मुझे बताइए तो ये क्या होने वाला है। अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसके 3 एटम्स ऐसे रहना चाहिए, 3 एटम्स। ये वाला अगर कार्बन एटम है, ये x है, ये y है, ये z है, कुछ भी बताओ, तो ये x y z ऐसे रहने चाहिए। दे मस्ट बी ओरिएंटेड एट व्हाट एंगल्स 120 डिग्री। ये होना उसका स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा जरूरी है। रेजोनेंस भी यही कारण होता है। लेकिन अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना दूं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए मैंने ये एक पॉलीसाइक्लिक रिंग दे दी, आपको कैसा पता चला सर ये पॉलीसाइक्लिक, बेटा देखने में पता है, एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, दिस इज अ बाइसाइक्लिक सिस्टम्स। ओके, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स। तो यहाँ पर एक कार्बन हो, ये कार्बन हो। अगर मैं बताऊं क्या यहाँ पर इस पॉइंट पे एक डबल बॉन्ड हो सकता है, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये गलती से हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। आपको कैसे पता चला सर, थोड़ा काउंट करते हैं बच्चों इसके कार्बन के टोटल नंबर। एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो यहाँ पर कितना कार्बन आ गया, सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 7। टोटल कार्बन इज 7। और अगर 7 कार्बन एटम है तो हम लोगों ने क्या बताया है, 8 या 8 से अगर कम हो तो उसमें आपकी sp2 कैरेक्टर्स नहीं हो सकते बच्चों, कुछ भी करके आप नहीं छू सकते उसको, ठीक है। तो यहाँ पर sp2 कैरेक्टर नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग अनिवार्य हो जाती है ये ढूंढना क्या ये sp2 ये प्लेनर है। ये वाला सेक्शन देखो, थोड़ा काट कुट के ये वाला सेक्शन देखो, दिखने में कैसा लग रहा है, कुछ ऐसा, क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर इसके जैसा लग रहा है, इट इज सिमिलर, दिस इज नॉट सिमिलर। मतलब क्या, इफ इट इज नॉट सिमिलर इसका अर्थ क्या है बच्चों, इसका अर्थ ये है कि यहां पर sp2 के कैरेक्टर्स नहीं बन सकते। पूरा क्लियर है बच्चों। तो अगर स्ट्रक्चर दिखने में सेम ना हो, इन अदर वर्ड्स sp2 कैरेक्टर्स ना हो, तो डेफिनेटली ये सिस्टम फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा कहने का मतलब या अर्थ क्या हुआ, अगर आपके पास पॉलीसाइक्लिक रिंग है और उस पॉलीसाइक्लिक रिंग में आपको 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 मिल रहा है ब्रिज हेड एटम्स के ऊपर कार्बन्स, तो डेफिनेटली याद रखें अगर 8 या 8 से ज़्यादा होंगे तो आप, सॉरी 8 नहीं, 8 या 8 से कम होंगे तो उसमें आप sp2 के कैरेक्टर्स, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल्स, ये सब चीज़ नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर 8 से ज़्यादा कार्बन हो गए तो अवश्य लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें दिक्कत नहीं है। क्या ये सारे बच्चों का क्लियर हुआ? अगर हो गया है तो बहुत अच्छा तरीके से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ज़बरदस्त नोट्स जिंदगी में अनिवार्य है, अच्छे सिलेक्शन बच्चों के लिए हमेशा नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप एवरीवन इज क्लियर, वेरी क्लियर, ओके। तो कुछ हम लोग चीज देखते हैं बच्चों। तो अगर मैं आपको पूछूं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल या अनस्टेबल, तो आप कैसे पकड़ोगे? ये ले लेता हूं इसमें मैं ये ले लेता हूं, व्हिच ऑफ दीज आर स्टेबल। मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको और आपको चेक करना है बच्चों कि कौन से वाले स्ट्रक्चर्स आपके स्टेबल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो हमेशा भर पढ़ के करते हैं हम लोग, आपको खाली पढ़ना है बच्चों, कैसे भी करके आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, फालतूगिरी नहीं करना है, समय नहीं वेस्ट करना है, ठीक है।
चलो अभी बच्चों आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा चीजों सारे क्वेश्चंस को, और हम अभी इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि इनमें से कौन से कार्बोकेटाइंस आपके स्टेबल होंगे और कौन से वाले कार्बोकेटाइंस आपके अनस्टेबल होंगे। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हाँ, ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, पक्का पक्का जबरदस्त रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ध्यान से देखिए नंबर ऑफ कार्बन को पकड़ लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन कम है, क्या ब्रिजहेड एटम पॉजिटिव चार्ज हो सकता है? ये अनस्टेबल हो गया, ये तो नहीं हो सकता, तो ये अनस्टेबल हो गया। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन है, तो 10 से 8 से ज्यादा होने से ही क्या हो जाती है, आप ब्रिजहेड एटम्स पे क्या लगा सकते हो, पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हो, ये स्टेबल हो जाएगा। फिर से यहीं पर यहाँ पर भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा सकते हो? डेफिनेटली लगा सकते हो, क्योंकि 10 कार्बन एटम है। ठीक है, इधर पकड़ लेते बेटा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टेबल है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये एग्जिस्ट हो सकता है। क्यों? क्या ब्रिजहेड पे है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। हाँ मुझे पता है 7 कार्बन है सर, लेकिन क्या डबल बॉन्ड आपके ब्रिज के ऊपर है? नहीं है बच्चों, तो हम लोग उसको नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, वो साइड में होने के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जिस्ट कर सकता है। वैसे ही यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6, क्या यहाँ पर बाइसाइक्लिक कंपाउंड है? नहीं है, तो ये डेफिनेटली एग्जिस्ट कर सकता है। हालांकि ये नहीं कर सकता 1 2 3 4 और 5वां कार्बन। 5 कार्बन होने से अनस्टेबल हो जाएंगे अगर आप डबल बॉन्ड ये ब्रिज एटम पे नहीं रख सकते। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन, 7 अभी भी कम चल रहा है बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी आप ब्रिज एटम पे नहीं रख सकते हो। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर क्लियर पक्का? तो लिख लीजिए बच्चों, आराम से लिखो, जबरदस्त तरीके से पूरी क्लियर करो, रिजल्ट लेके जाओ, ये मेरा मूल मंत्र है। हो गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं समय तो वेस्ट नहीं करूंगा आपका। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ कार्बन एंड स्टेबिलिटी। तो कार्बन एनायन को स्टेबल करने के लिए ये आपको बहुत, देखो हम लोगों ने अब तक कार्बन एनायन पढ़ ली थी, अभी हम लोगों को कार्बन एनायंस में भी घुसना है। तो कार्बन एनायन के लिए जब घुसेंगे तो कैसे घुसेंगे सर, ये भी तो बता दो। अब कार्बन एनायंस घुसते कैसे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ कंपैरिजन करना है। सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, कभी नहीं भूलना है, द फर्स्ट वन। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, पार्ट ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। पहला वाला क्या होना चाहिए, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, कि अगर कार्बन आयन आपका पार्ट ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। दूसरी स्टेबिलिटी के कंडीशंस कौन से होंगे बेटा, माइनस एम इफेक्ट, याद है शायद माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम हमेशा स्टेबल करता है। तीसरा किसको स्टेबल करता है, अगर रेजोनेंस रहे, अगर रेजोनेंस रहे। चौथा क्या होगा बच्चों, अगर माइनस एच इफेक्ट हो। पांचवा क्या होगा बच्चों, माइनस आई इफेक्ट हो। इतना तक तो स्टेबल करेगा। ये सारे के सारे क्या करेंगे, स्टेबल। इसके प्रायोरिटी के नेक्स्ट छठे पोजीशन पे कौन आ जाता है, प्लस आई इफेक्ट बच्चों। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, चीजों को अनस्टेबल करेगा, लेकिन ये थोड़ा कम अनस्टेबल करेगा, ये थोड़ा कम अनस्टेबल करेगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। नंबर 7 प्लस एच इफेक्ट, नंबर 8 प्लस एम इफेक्ट, और अंतिम पोजीशन पे नंबर 9 अगर इफ इट्स अ पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। तो ये जो है ये सारे के सारे अनस्टेबल बनाने वाले हैं, अनस्टेबल बनाने वाले हैं, और बाकी के क्या होंगे आपके स्टेबल बनाने वाले। क्या सारे बच्चों का क्लियर है, पूरा क्लियर है? आई होप एवरीवन इज क्लियर। जबरदस्त तरीके से लिख लीजिए बच्चों, ये सारे के सारे। एक चीज याद रखिए, कभी ना भूलिए बच्चों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो ग्रुप्स लिखाया था, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। लेकिन ये सब क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। और हम सबको पता है बच्चों कि कार्बन एनायन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसको स्टेबल बनाने के लिए हम लोगों को पुल करना पड़ेगा, कुछ नहीं, पुश करने से तो खराब हो जाती है। ठीक है, तो लिख लिया आराम से। थोड़ा कंपैरिजन वगैरह कर लेते हैं, स्टेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस, कंडीशंस तो लिख लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द स्टेबिलिटी। पहले तो क्वेश्चन लिख लो बच्चों, पहले तो क्वेश्चन लिख लो, कंपेयर द स्टेबिलिटी। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाएगा अभी, आप कंपेयर करके मुझे बताओ कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए।
पेयर्स में कंपेयर करना है इसको। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत। लिख लो एक बार, पहले क्वेश्चंस को आराम से लिख लो। क्वेश्चन या फिर छठा क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत सारे लाया हूँ ताकि बच्चों आपकी ही क्लैरिटी हो। मेरे को तो वैसे फर्क नहीं पड़ता, जो अभी एनबी बोलते हैं फर्क पड़ता है, ये मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आपको पढ़ना जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में स्ट्रॉन्ग से पढ़ना जरूरी है बच्चों। कुछ भी करके पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। चलो हो गया। आई होप सारे बच्चों ने क्वेश्चन वगैरह सब कुछ लिख ली होगी। अभी हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्वेशन के ऊपर चलते हैं, ध्यान देते हैं। तो आई होप सारे बच्चों ने लिख लिया। अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे बच्चों। कैसे होंगे कैसे होंगे कैसे होंगे। तो पहला वाला चेक करते हैं बच्चों। यहाँ पर 2 पाई 4 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पर 2 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, so this is what anti-aromatic, obviously this one will be more stable। क्लियर है बच्चों पहला पार्ट। अब यहाँ देखो ये भी कार्बोनाइन है, ये भी कार्बोनाइन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, लेकिन NO2 यहाँ पर सिर्फ -I करेगा, यहाँ पर -M करेगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि रेजोनेंस डज नॉट ऑकर इन मेटा पोजिशंस। यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होगा, -M ज्यादा स्टेबल करेगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम है। यहाँ लोन पेयर होने के कारण +M इफेक्ट होता है। OH का क्या होता है? +M इफेक्ट होता है। लेकिन COOH में आपकी कौन सी इफेक्ट होगी बच्चों? -M इफेक्ट। ये ज्यादा स्टेबल करेगा, ये ज्यादा स्टेबल करेगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें रेजोनेंस है,
इसमें देयर इज नो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस होने पे ज्यादा स्टेबल करेगा, रेजोनेंस होने से ज्यादा स्टेबल करेगा। दिस हैज गॉट रेजोनेंस, दिस हैज गॉट नो रेजोनेंस, इसकी इसमें नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस इज पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ ये देखो, ये भी कार्बन आयंस, ये भी कार्बन आयंस, सेम चीज, यहाँ क्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, ये ज्यादा पावरफुल है। हालांकि हमको पता है हेलोजेंस पे प्लस एम भी होती है, लेकिन प्लस एम की पावर उसमें बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो माइनस आई फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन की माइनस आई ज्यादा होती है। पूरा क्लियर है बच्चों? पूरा क्लियर? लिख लीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस, रेजोनेंस, यहाँ पर नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, तो डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ ये और ये टुकड़ा कंप्लीटली सेम है, इसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा बच्चों, लेकिन CCl3 इज माइनस H इफेक्ट, माइनस H ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। यही है बच्चों, देखो आपको बेसिक्स वो चार चीज पता हो गई ना, आपको पता हो गई ना, अब आप पक्का हो चुके हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। यहाँ माइनस CH, ये वाला पार्ट सेम है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, लेकिन इस बार ये ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों सर? अच्छा, तो माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होना चाहिए था। हाँ है इसमें माइनस आई इफेक्ट, लेकिन क्लोरीन में क्या है आप शायद भूल चुके हो, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस मैंने बहुत स्पेसिफिकली केस नंबर 5 और 6 में पढ़ाया था, ये चीज छठा वाला पढ़ाया था, 6 वाला। यहाँ ये वाला चीज और ये वाला चीज कंप्लीटली सेम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है जो कि लोन पेयर सपोर्ट कर रहा है, दिस इज अ प्लस एम ग्रुप, लेकिन यहाँ पर X Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप चल रहा है? माइनस एम ग्रुप चल रहा है बच्चों, माइनस एम ग्रुप चल रहा है, तो ऑब्वियसली विच इज बेटर, माइनस एम ग्रुप। यहाँ ये भी देखो, ध्यान से देखो, ये भी CCl3 मतलब माइनस आई इफेक्ट, ये भी CCl3 माइनस आई इफेक्ट, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड भी है, तो यहाँ रेजोनेंस इज प्रेजेंट, यहाँ रेजोनेंस इज प्रेजेंट, यहाँ नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। क्या बच्चों पूरा क्लियर हो रहा है आपको? पूरा क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न कैसा होगा? अब देखिए यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस पे है। क्या यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस पे है? नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, देयर इज रेजोनेंस, देयर इज रेजोनेंस। जहां रेजोनेंस हुआ तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ही बच्चों, और किसी में अगर रेजोनेंस नहीं है तो वो स्टेबल नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान में रखें। तो दिस इज एक्चुअली नोन एज एसिटाइलिनिक, ये नाम भी आपको दिखाई दे सकता है, एसिटाइलिनिक। इसको हम लोग बोलेंगे विनाइलिक, विनाइलिक, और इसको तो हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे? इथाइल। तो विनाइलिक और एसिटाइलिक का मतलब क्या है? अगर दो कार्बन सिस्टम्स है और उसमें डबल बॉन्ड है, देखिए मान लीजिए आप कार्बन है, मैं भी कार्बन हूँ, दोनों में हम लोग के पास एक डबल बॉन्ड है और एक किसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड विनाइलिक। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो एसिटाइलिक। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आपकी ये जो है कार्बन, ये sp कार्बन है, ये सिस्टम्स क्या है? sp2 कार्बन है, और ये कहाँ से आया था? sp3 कार्बन है। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? sp, देन sp2, लास्ट में क्या होगा? sp3। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इट प्रेफर्स व्हाट चार्ज? इट प्रेफर्स नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा ज्यादा प्रेफर करेगा? ये या ये sp है, इसके ऊपर दिमाग के ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा प्रेफर करेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पूरा क्लियर? लिख लो। I hope everyone has got the clarity of this particular point, and then now we are shifting up to the next topic, that is free radicals. अब फ्री रेडिकल्स के स्टेबिलिटी के कंडीशंस कौन कौन बनाएंगे? कौन कौन बनाएंगे फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के कंडीशंस? हाँ, तो फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के कंडीशन जो हम लोग बनाएंगे ना, उसका कुछ मूल मंत्र तो होगा, कुछ तो मूल मंत्र होगा बच्चों। सी कार्बन फ्री रेडिकल जो स्टेबिलिटी है, इसको कुछ ही चीज गवर्न कर सकते हैं। पहला पॉइंट, बिकॉज इट इज अ फ्री रेडिकल, बिकॉज इट इज अ फ्री रेडिकल, क्योंकि एक फ्री रेडिकल है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। ये आपको पक्का हमेशा याद रखना है बच्चों। ऐसा क्यों है?
नो कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी से। क्यों? देखो फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब आपका अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, 1 पाई एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, मतलब 3 पाई होंगे, या आपके पास 5 पाई हो सकते हैं, या 7 पाई या 9 पाई ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ दीज आर नाइदर मैचिंग फॉर नाइदर मैचेस 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये किसका था? एरोमेटिक के लिए। ये भी मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, 4n + 2 के लिए भी नहीं मिल करता। एंड ऑल्सो इट डज नॉट फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो कि एंटी एरोमेटिक के लिए था बच्चों, ये भी फॉलो नहीं करता। तो इसी रीजन के कारण हम लोग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के कारण हम लोग इसको एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक को नहीं पकड़ेंगे। वो फ्री रेडिकल, देखो फ्री रेडिकल के साथ अगर बेंजीन, देखो मान लीजिए मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पर बेंजीन लगा दी और यहाँ पर मैंने फ्री रेडिकल डाल दिया। मैं आपको क्वेश्चन पूछा क्या ये फ्री रेडिकल एरोमेटिक है? हाँ पक्का है। अब आप कंफ्यूज, सर अभी तो बोल रहे थे यहाँ पर एरोमेटिक नहीं है। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये फ्री रेडिकल एरोमेटिक है क्योंकि बेंजीन इज प्रेजेंट। सो हियर बेंजीन प्रोवाइड्स एरोमेटिक कैरेक्टर। क्या फ्री रेडिकल इज सपोर्टिंग? नॉट providing aromatic character, not providing aromatic character। और अगर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये नहीं कर पाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? पूरा लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ये वाला तो हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाला कौन सा? कंडीशंस। तो स्टेबिलिटी के कंडीशंस वगैरह कैसे होंगे? तो स्टेबिलिटी कंडीशंस कौन से लेंगे बच्चों हम लोग? तो कौन से लेंगे? बताओ जल्दी। पहला वाला क्या लेंगे तुम? सबसे ज्यादा क्या होगा? प्लस एम तो लेना ही है क्योंकि वाई फ्री रेडिकल के लिए क्या होगा? फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट बच्चों? फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसमें पहला चीज जो चाहिए होगा वो है प्लस एम। दूसरा प्लस एम के बाद क्या आएगा? रेजोनेंस। तीसरा आ जाएगा आपका प्लस एच। चौथा आ जाएगा आपका प्लस आई। ये सारे के सारे स्टेबिलाइज करेंगे, स्टेबिलाइजेस द फ्री रेडिकल, स्टेबिलाइजेस द फ्री रेडिकल। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको देखा जाए तो कौन कौन आएंगे यहाँ पर? पांचवा होगा मान लीजिए माइनस आई, छठा होगा माइनस एच एंड सातवां होगा माइनस एम। सो दीज थ्री विल destabilize the free radical, destabilize the free radical, this will destabilize the free radical। क्या सारे बच्चों का क्लियर है बच्चों? पक्का? आराम से पूरा क्लियर? खत्म ताता, गुड बाय। चलो सही है, लिख लीजिए बच्चों। तो दिस विल destabilize the free radical and this will stabilize the free radical। क्या सारे बच्चों का क्लियर है? क्लियर है। चलो लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट कंडीशंस अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर उतर जाएंगे बच्चों। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, फिर भी 3-4 क्वेश्चन ही हैं, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आराम से लिख लो। चीजों का हमेशा फास्ट मत पढ़ना बच्चों, आपको स्लो पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। हो गया बच्चों? चलिए क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख लीजिए। कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी इन फ्री रेडिकल्स, comparison of stability in free radicals। तीन रेडिकल्स दे रहा हूं आपको, मुझे ध्यान से देख के बताना है कि तीनों में से कौन सा स्टेबल है। पहले स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके खुद ब खुद एक बार अटेम्प्ट कीजिए बच्चों, खुद ब खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद ही हम लोग करेंगे ना एक साथ मिल बांट के।
हो गया? सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, सपोज एवरीवन इज रिटन इट डाउन। चलिए ट्राई करते हैं। तो अभी हम लोग का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ दीस फ्री रेडिकल्स। तो पहला वाला ध्यान से देखिए बच्चों, अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर रेजोनेंस है, रेजोनेंस पक्का। यहाँ हाइपर कंजुगेशन, कितना अल्फा हाइड्रोजन्स, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसमें क्या होगा, इसमें रेजोनेंस है थोड़ा, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, मोर रेजोनेंस। तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, ज्यादा रेजोनेंस इसमें है, थोड़ा कम रेजोनेंस इसमें, एरिया ऑफ रेजोनेंस इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा है, यहाँ रेजोनेंस कम है, इधर रेजोनेंस है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन। सो सबसे ज्यादा ये वाला स्टेबल है नंबर 1, फिर ये वाला स्टेबल है नंबर 2, और ये सबसे कम होगा T। क्लियर, पूरा क्लियर? चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर, क्या यही स्ट्रक्चर बोलिए, एग्जैक्टली सेम है। देखो जो सेम चीज है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होता, मेरा उसूल ही वो बोलता है, ठीक है। तो यहाँ मिथाइल है मतलब यहाँ प्लस H है, यहाँ NO2 है मतलब माइनस I है, यहाँ NO2 का होने का मतलब माइनस M है। तीनों में से यही सिर्फ बचा रहा है, बाकी दोनों खराब कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खराब करता है। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल ये। अच्छा, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखाने के लिए भी इजी होगा, ऐसे फिर ऐसे, प्लस H फिर माइनस I फिर माइनस M। आई होप एवरीवन इज क्लियर। फिर इनको करते हैं बच्चों, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर है आपके पास माइनस H, ये है आपके पास माइनस I, ये है आपके पास प्लस I, और ये है आपके पास प्लस H। बहुत ही इजी तरीके से आपको पूरा ऑर्डर रेडीमेड हो रहा है। कैसे? प्लस H सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, फिर प्लस I, फिर माइनस I थोड़ा खराब करेगा, लेकिन माइनस H बहुत ज्यादा खराब करेगा, तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। अब देखो हियर नो रेजोनेंस, ओनली अल्फा हाइड्रोजन, वो भी कितना, sp2 का नेक्स्ट अल्फा कार्बन, इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, 1 अल्फा हाइड्रोजन। एंड यहाँ पर ये क्या है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, यहाँ पर रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस हुआ तो क्या होता है बच्चों, ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं। क्या ये सारे बच्चों का क्लियर? तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द स्टेबिलिटी कंपैरिजंस। अगला जो 2 लेक्चर्स होंगे, हमारे अंतिम 2 लेक्चर्स होंगे जीओसी के, वो है आपके एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। आई होप एवरीवन इज फाइन। फिर जबरदस्त जिंदाबाद, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज माय फेवरेट थिंग, दैट हर स्टूडेंट पढ़ना चाहिए। एजुकेशन इज फॉर एवरीवन, इजंट इट? चलिए समय ना वेस्ट करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप रॉकिंग विद पाउंड एंड टाउन। थैंक यू।